हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में कल हमने बात की थी बायोटिक इंटरेक्शन में पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शंस। आज हम बात करेंगे नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शंस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष बॉटनी में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेक्शंस। देखो, पॉजिटिव इंटरेक्शंस में हमने देखा था कि पॉजिटिव इंटरेक्शन में जब दो जीवों के बीच में, चाहे वो पादप से पादप, प्राणी या प्राणी से प्राणी, किसी के बीच में, किसी दो के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उससे या तो दोनों को लाभ पहुंचता है या फिर एक को लाभ पहुंचता है, एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कुल मिलाकर के बात यह कि उसमें किसी भी सदस्य को कोई हानि नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की, तो इसमें निश्चित रूप से एक को लाभ और एक को हानि होती है। जब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव इंटरेक्शन की, तो इसमें एक को लाभ व एक को हानि होती है। एक को लाभ व एक को हानि। एक को लाभ व एक को हानि होती है, ये निश्चित है। इसको हम विरोधाभास भी कहते हैं या विरोध भी कहते हैं। इसे हम एंटागोनिज्म या इसको हम विरोध भी कहते हैं। ठीक। अब ये जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शोषण। पहला है शोषण या इसको हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा होता है परजीविता या प्रतिजैविता। दूसरा है प्रतिजैविता। प्रतिजीविता या प्रतिजैविता। प्रतिजीविता ही कर लीजिए। प्रतिजैविता। एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस। तीसरी जो कहानी है वो है स्पर्धा या इसको हम कहेंगे कंपटीशन। इसे क्या कहेंगे हम? कंपटीशन। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का नेगेटिव इंटरेक्शन पादपों के बीच में देखा जाता है। अब यहां हम एक एक प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक जो स्टेज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं, एक सेकंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शोषण या एक्सप्लॉयटेशन। शोषण नंबर एक, शोषण या एक्सप्लॉयटेशन। शोषण या एक्सप्लॉयटेशन। और शोषण क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, जैसे ही आपने वर्ड सुना शोषण, तो इसमें आपको पहले ही अंदाजा लग गया एक तरह से कि कोई जीव किसी दूसरे जीव का शोषण करता है। और शोषण करने वाला जो होता है ना, वो दूसरे जीव को मरने नहीं देता। ठीक है। एक तो होता है परपोषी। तो परपोषी वो होता है जिसके ऊपर कोई आश्रित रहता है। ठीक है। और एक होता है परजीवी, जो इसके ऊपर पाया जाता है। तो परजीवी परपोषी को कभी भी मरने नहीं देगा। ठीक है। परपोषी को कभी मरने नहीं देगा शोषण में। तो शोषण की प्रक्रिया को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं।
एक तो होता है परजीविता पैरासाइटिज्म, एक होती है, ये भी दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है पैरासाइटिज्म या इसे हम कहते हैं परजीविता, ठीक है। एक होती है परभक्षिता प्रीडेटिज्म या प्रीडेशन, परभक्षिता। इसमें देखो आप बिल्कुल सच समझ रहे होंगे। ऊपर वाले में तो मैंने कहा था कि भाई इसमें जो परपोषी होता है वो इसे मरने नहीं देता, किसको, सॉरी, परजीवी जो होता है वो होस्ट को कभी मरने नहीं देता, ये इसको जीवित रखता है। क्यों रखता है? तो अगर ये मर जाएगा तो फिर वो कहाँ रहेगा? सीधी सी बात है ना। अगर मान लो ये परजीवी इस होस्ट को इतना ज्यादा खा जाए या इतना ज्यादा शोषित कर ले कि ये मर ही जाए, तो इसका तो वैसे ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये चाहता है कि परपोषी जो है वो जीवित रहे और वो बार बार उसका खून चूसता रहे, तो वो होता है परजीविता। एक होती है परभक्षिता। तो परभक्षिता में सीधी सी बात है कि भाई परभक्षिता में परपोषी जो है, सॉरी, परजीवी जो है वो होस्ट को पूरी तरह से समूल नष्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि जो जीव जंतु होते हैं वो पादपों को खाते हैं। आज इंसान जो है वो भी एक परभक्षी है, ठीक है। जो सब्जियों पर या साग पर या पादपों पर जीवित रहते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। जो शाकाहारी का मांस खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो घास भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, ओमनिवर्स, ठीक है, हार्बीवर्स। तो पहले हम एक बार बात कर लेते हैं परजीविता की, उसके बाद हम बात करेंगे हल्की सी प्रीडेटिज्म की या प्रीडेशन की। तो देखो परजीविता इसमें जो परजीविता है, इसमें मैंने बताया भाई जो होस्ट होता है वो मरता नहीं है, यानी कि होस्ट कभी नहीं मरता है, ठीक है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अगर होस्ट होता है तो जीवित रहते हैं, इसकी अनुपस्थिति में वो मर जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी। नाम है अविकल्पी परजीवी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये भाई एक कवक है जो सरसों में या कुर्सी पर पादपों में व्हाइट रस्ट डिजीज उत्पन्न करती है। कौन सी डिजीज है ये? व्हाइट रस्ट डिजीज, या इसको हम सफेद रोली रोग कहते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। एग्जाम्पल और दूसरा ले तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस। ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस भी एक ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई है। ये भाई फंजाई है, लेकिन ये पैरासाइट्स है, यानी कि दूसरे पादपों पर जीवित रहती हैं। अब अगर देखो यहाँ पर कि अगर मान लीजिए सरसों का या क्रूसिफर पादप उपस्थित है, तब तो ये एल्ब्यूगो कैंडिडा जीवित रहेगी, या फिर गेहूं अगर उपस्थित है तब तो ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस जीवित रहेगी, या इसका एक दूसरा पादप और होता है, इसका नाम है बारबेरी, या फिर ये जीवित होना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई होस्ट जीवित होना चाहिए, तब तो ये जीवित रहेगी। अगर मान लो यहाँ पर कुर्सी पर खत्म हो गए तो एल्ब्यूगो कैंडिडा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसको हम कहते हैं परजीवी। कौन से? ऑब्लिगेट या अविकल्पी परजीवी। इनके लिए होस्ट के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जीवित रहने का, इसलिए इसको हम कहते हैं अविकल्पी परजीवी। दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव परजीवी या फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं इनको हम कहते हैं विकल्पी परजीवी। इनके पास विकल्प होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक अस्टिलेगो एक कवक है, अस्टिलेगो, ये कंड रोग उत्पन्न करती है। अस्टिलेगो, ये भाई स्मट कहो
या कंड रोग कहो, ये कंड रोग उत्पन्न करती है। गेहूं में भी करती है, जौ में करती है, मक्का में करती है, ठीक है। तो ये स्टमक रोग स्टमक डिजीज उत्पन्न करती है। अब मान लो अगर गेहूं है तब तो ये रहेगा, लेकिन गेहूं अगर नहीं भी है तो भी ये किसी दूसरी चीज पर चला जाएगा, लेकिन जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास दो विकल्प हैं, अगर होस्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये दूसरी चीजों पर चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो पैरासाइट्स होते हैं उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव या विकल्पी परजीवी। जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो शोषण जो है इसमें हम पढ़ रहे हैं परजीविता। तो परजीविता भी अगर देखें तो 4 प्रकार की यहां पर देखी जाती है पादपों में। एक तो होता है परजीविता में, पहला है पूर्णतया स्तंभ परजीवी। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, पूर्णतः स्तंभ परजीवी का एक एग्जाम्पल आपके सामने में पेश करता हूं, और वो आपने देखा होगा, जिसका नाम होता है कसकुटा, या इसे हिंदी में कहते हैं हम अमरबेल। अमरबेल आपने खूब देखी होगी, बबूल पर, शीशम पर ये बहुत ज्यादा पूरी तरह छा जाती है, ठीक है। इसमें जड़ें ना के बराबर होती है, ये पीले कलर की होती है लगभग। क्यों होती है पीले कलर की? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने पूर्णतया स्तंभ परजीवी। इसका जो तना होता है वो धागेनुमा होता है, लेकिन ध्यान रखें इसमें पुष्प आते हैं। ये अमरबेल जो है ये एंजियोस्पर्म पादप है, ये भी ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म पादप है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी जो परजीवी आवर्तबीजी पादप का नाम बताओ, या निम्न में से कौन सा परजीवी आवर्तबीजी पादप है। परजीवी आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म है, ये पैरासाइट, ठीक है। तो इसकी जो जो तना होता है उसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं, और वो कांटे जो है वो परपोषी के स्तंभ में या तने पर अंदर तक चले जाते हैं, अर्थात जाइलम फिलोएम के अंदर तक चले जाते हैं, और वहां से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखो, ये अगर कसकुटा कभी कभी होस्ट के ऊपर इतना छा जाता है कि उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, लेकिन बहुत कम करता है, क्योंकि अगर ये नष्ट कर देगा तो फिर ये खुद भी मर जाता है। और मैंने बताया एक परजीविता में कि ये परपोषी जो है उसको नष्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि परपोषी के अभाव में परजीवी भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम करता है। तो अमरबेल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको यहां देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा है आंशिक या पार्शियल स्तंभ परजीवी। आंशिक स्तंभ परजीवी देखो, ये आंशिक स्तंभ परजीवी में एग्जाम्पल आंशिक स्तंभ परजीवी में क्या होता है। देखो, ये आंशिक है, नाम ही आंशिक है, जरूरी नहीं कि पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये खुद भी अपना काम कर सकता है, ठीक है, अंश मात्र होता है इसके ऊपर। जैसे एग्जाम्पल तो हम बाद में देखिए, बाद समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, एक तो इनमें रूट्स होती हैं और रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वहां ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ एब्सेंट था, देखो यहाँ पर एब्सेंट था, यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसका मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसका मतलब ये आंशिक रूप से परजीवी है। अब देखो होता क्या है इनमें, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें जो फल होता है वो बेरी होता है, BERRY, सरस फल। तो बेरी प्रकार का जो फल होता है इससे कोई चिड़िया खाती है, ठीक है, चिड़िया ने खा लिया तो चिड़िया की चोंच से लग जाता है।
जब कोई चिड़िया यहाँ से निकलकर किसी दूसरे पादप पर जाकर ये अपनी चोंच रगड़ती है तो उसके बीज जो होते हैं वो यहाँ पर चिपक जाते हैं, क्योंकि ये सरस फल है ना, बेरी। जब बीज चिपक जाते हैं तो इसका अंकुरण भी यही हो जाता है, और जब अंकुरण हो जाता है तो फिर ये यहीं से बढ़ने लगता है और इस पादप के ऊपर छा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक तो है लॉरेंथस, एक लॉरेंथस, ये भाई मैंगो पर पाया जाता है, आम पर। ठीक है, एक होता है बहुत ही सुना हुआ है आर्सीथोबियम, एक आर्सीथोबियम प्लांट होता है। ये आर्सीथोबियम प्लांट जूनिपेरस वृक्ष पर पाया जाता है, जूनिपेरस वृक्ष पर पाया जाता है। देखो एक चीज है यहाँ पर, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सा भी हो, इन दोनों में जो तने के साथ चिपकते हैं तो वहां पर एक विशेष अंग, इसका नाम होता है चूसकांग, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम हॉस्टोरिया, ये पाए जाते हैं। भाई ये ध्यान रखना, हॉस्टोरिया की सहायता से ही ये ऊपर चढ़ते हैं या उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर परपोषी मर भी जाता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ये यहाँ पर नहीं बना सकते, इसलिए इनको आंशिक स्तंभ परजीवी कहा गया है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो लॉरेंथस है, एक आर्सीथोबियम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूर्णतया मूल परजीवी, तीसरा है। ये तो हो गए स्तंभ परजीवी, पूर्णतया स्तंभ परजीवी, और दूसरा है पूर्णतया आंशिक तीसरा है पूर्णतया मूल परजीवी, पूर्णतया मूल परजीवी, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पूर्णतया मूल परजीवी। देखो सीधी सी बात है, पूर्णतया है तो पूर्ण रूप से मूल पर, पूर्ण रूप से मूल पर निर्भर होते हैं भाई। तो जितना भी अपना ये कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ भी ये मूल से लेते हैं, यानी कि इनका मूल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है और पूरी तरह से उसके ऊपर ये निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल में देता था एक चीज, जब इनमें ये आवर्तबीजी पादप है, ये ध्यान रखना भाई, ये जितने भी है ना, ये हम बात कर रहे हैं, ये हम एंजियोस्पर्म की ही बात कर रहे हैं, ये आवर्तबीजी पादप है। इसमें एग्जाम्पल है एक स्ट्राइगा, एक है औरोबैंकी, औरोबैंकी, एक है विटिस की जड़ों पर होता है राफलेशिया, सबसे बड़ा फ्लावर होता है इसका राफलेशिया, रैफलेशिया। तीन प्लांट है, स्ट्राइगा, औरोबैंकी और रैफलेशिया। स्ट्राइगा जो होता है ये ज्वार पर देखने को मिलता है, सोरगम वल्गेर ज्वार पर। ये विटिस यानी कि अंगूर के जो जीनस में पाया तो उन पर होता है। रैफलेशिया जो होता है, ये सोलेनेसी या फिर आपको क्रूसीफेरी की जड़ों के साथ में मिलता दिखाई देगा, इसके बताएंगे भी। और रैफलेशिया जो होता है ये विटिस की जड़ों पर पाया जाता है, जड़ों के साथ संबंध बनाते हुए पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ तब दिखाई देते हैं जब इसमें फ्लावरिंग होती है, बाकी इनके तने वाले जो है वो सब जड़ या तने जो है वो सब जमीन के नीचे चलते हैं, क्योंकि रूट टू रूट चलते हैं। ठीक है, अंदर जमीन से बाहर तब दिखाई देते हैं जब इनमें फ्लावरिंग होती है। तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये औरोबैंकी जो है ना, ये मोस्टली खेतों में देखा जाता है। तो खेतों में खासकर ये जो भरतपुर का, जहां पर ज्यादा सरसों पैदा होती है, भरतपुर का क्षेत्र जहां सरसों ज्यादा पैदा होती है, उन जगहों पर, और खासकर जहां ये जो बंद भर जाते हैं, ये बांध भरते हैं ना, पानी भर जाता है, उसके बाद वहां पानी कम लगता है और उन जगहों पर चिकनी मिट्टी होती है, जहां मसूर बोई जाती है, मसूर के साथ सरसों लगाते हैं,
उन क्षेत्रों में ये औरोबैंकी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और ये एक परजीवी है। इसको हम गुड़िया के लोकल नाम से जानते हैं भाई, गुड़िया। ठीक है, ये गुड़िया है, गुड़िया के लोकल नाम से जानते हैं। तो ये औरोबैंकी सरसों की जड़ों के साथ पाया जाता है। ठीक है, पूर्णतः मूल परजीवी है। अगर सरसों के पेड़ कट जाते हैं तो ये भी खत्म हो जाता है। और जब ये फ्लोरोसेंस यानी कि जब फ्लावरिंग होती है उस समय ये एक गुड़िया की तरह सफेद और बैंगनी कलर की गुड़िया की तरह नजर आता है, जमीन के ऊपर निकलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं गुड़िया और इसका नाम होता है औरोबैंकी। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णतः मूल परजीवी। अब है नेक्स्ट आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी भी है भाई, आंशिक मूल परजीवी। चौथा पार्शियल या आंशिक मूल परजीवी। अब पार्शियल रूट पैरासाइट क्या है देखो, तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट जो है ये आपको देखो सीधी सी बात है, ये तो मूल के साथ ही रहते हैं, इनको अगर अलग कर देते तो मर जाते, लेकिन यहाँ पर मरते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप सेंटेलम का पादप यानी कि चंदन के पादप को आप देखिए, चंदन, तो चंदन का जो पादप होता है वैसे तो ये अकेला उग सकता है, ठीक है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है कि जब उग जाता है तो उगने के बाद ये आसपास के पादपों के साथ संबंध बनाता है और उनके साथ फिर ये सहजीवन में या परजीवी के रूप में रहता है। तो ये आंशिक मूल परजीवी है, यानी कि इसकी खुद की जड़ें तो हैं, खुद की जड़ें हैं और खुद अपना सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी ये दूसरे पादपों के साथ एक संबंध बनाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं आंशिक मूल परजीवी। तो ये आंशिक मूल परजीवी का एग्जाम्पल है चंदन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शोषण तो खत्म हो गया है, सॉरी अभी इसमें शोषण में परजीविता खत्म हुई है। पहला हमने पैरासाइटिज्म या परजीविता इसके बारे में बात की। दूसरी बात करेंगे हम प्रीडेशन या प्रीडेटिज्म, परभक्षिता। तो परभक्षिता में देखो सीधी सीधी बात है कि परभक्षी जो होते हैं वो सीधा पूरा खाते ही हैं, छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो इस समय देखो शाकाहारी आते हैं जो पादपों को खाते हैं, इसमें मांसाहारी आएंगे जो मांसाहारी जो शाकाहारी जंतु खाएंगे, और इसमें सर्वाहारी आते हैं जो सभी प्रकार के, चाहे वो मांसाहारी हो और चाहे वो शाकाहारी हो, दोनों प्रकार के जंतुओं को खाते हैं या पादप को खाते हैं, ठीक है। ये होती है परभक्षिता। अब इस परभक्षिता में अगर आप कुछ देखें, एक चीज समझ में आए, तो देखो जंतु ही नहीं, देखो यहाँ तो क्या है, शाकाहारी अगर है तो यहाँ पर हम जंतु की बात कर रहे हैं कि भाई एक जंतु ऐसे मान लो खरगोश है या हिरण है, वो घास खाता है तो वो शाकाहारी हो गया। शेर जो है वो खरगोश को खा सकता है तो ये मांसाहारी हो गया। इंसान या मानव जो है वो इन दोनों को भी खा सकता है तो वो इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, तो वो हो गया सर्वाहारी। लेकिन एक चीज और है, यहाँ तो हम बात करें जंतु और पादपों की, लेकिन एक एग्जाम्पल हम बहुत देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि ऐसी जगह जहां पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि ऐसी मृदा जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उस मृदा में ऐसे पादप पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, प्रीडेशन करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो ऐसे पादपों की श्रृंखला में हम बात करते हैं, तो है नीपेंथिस, एग्जाम्पल दें नीपेंथिस, ठीक है। एक है, बहुत सारे ड्रोसेरा है, नीपेंथिस है, इसको हम पिचर प्लांट कहते हैं। देखो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, इसको हम घट पादप या PITCHER पिचर प्लांट कहते हैं। पिचर प्लांट है नीपेंथिस, घट पादप, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो घड़ी के समान होती है। दूसरा है भाई यूट्रिकुलेरिया, इसको हम कहते हैं ब्लेडर वर्ट। एक है
पिंगिक्यूला, पिंगिक्यूला, इसको हम कहते हैं बटरवर्ल्ड, बटरवर्ल्ड। तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये किसी भी एक सामान्य क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछे जा सकते हैं, इनके नाम पूछे जाए, किसी भी एक कीटाहारी या कीटभक्षी पादपों का नाम बताइए। तो देखो कीटभक्षी पादप है, इंसेक्ट प्रीडेशन है, यानी कि ये पूरे कीट को ही खाते हैं, नष्ट ही करते हैं। तो प्रीडेशन का या परभक्षिता का मतलब ही ये होता है कि जिसमें एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह खा के नष्ट कर देता है। परजीवी में क्या है कि एक पोषक जो परजीवी होता है वो पोषक के ऊपर लंबे समय तक रहता है, उसको मरने नहीं देता। तो ये होती है परभक्षिता और परजीविता। अब हम बात करेंगे दूसरा, एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता। दूसरा भी एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस या इसको हम कहते हैं प्रतिजीविता। देखो वैसे तो आप समझ रहे होंगे, एंटीबायोसिस का मतलब होता है जीवन के प्रति या जीवन के विपरीत, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब एक जीव दूसरे जीव की जीवन लीला को प्रभावित करता है तो उसको हम कहते हैं एंटीबायोसिस। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो एंटीबायोटिक, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये पादपों के लिए नहीं है, ये एक सिंपल एग्जांपल है कि पेनिसिलिन क्राइसोजीनम या पेनिसिलिन नोटेटम एक कवक है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पदार्थ का प्रोडक्शन करती है, बनाती है, जो विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के काम आता है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि ये कुछ एंटीबायोसिस का मतलब होता है कि प्लांट या पादपों द्वारा कुछ ऐसे पदार्थों का श्रावण किया जाता है जो दूसरे जीवों की वृद्धि को या तो रोकते हैं या फिर उन्हें नष्ट करते हैं, अर्थात वो उनके जीवन के विपरीत होते हैं। ऐसी एक चीज और है, एक वो है नीलरिस शैवाल, जिसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। नीलरिस शैवाल, इसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। तो ये मैक्रोसिस्टिस जो है ये ऐसे पदार्थ स्रावित करता है समुद्र, जो तालाब जहां पर ये पाया जाता है उसमें, जलाशय में, जिससे क्या है कि वो दूसरे जीव जो होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। ये हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है, इसकी वजह से उसमें उपस्थित जो मछलियां होती हैं वो मरने लगती हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, मरने लगती है, अर्थात ये दूसरे जीवों के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंटीबायोसिस। तीसरा एक और है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा। तीसरा है कंपटीशन, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको। अगर कंपटीशन तो भाई देखो सब में हो सकता है। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन एक ही जाति के पौधों में हो सकता है, यानी कि अंतराजातीय भी हो सकता है, और ये अंतरजातीय भी हो सकता है। ये आप दोनों प्रकार के जो संघर्ष है या कंपटीशन है ये आप प्रकृति के अंदर देखते हैं, ठीक है। मान लो गेहूं का एक खेत है, तो गेहूं के खेत में आप देखेंगे कि कहीं पर अगर अकेला पेड़ गेहूं का खड़ा है तो वो अन्य पादपों की तुलना में बड़ा होता है या अच्छा होता है, मोटा ताजा होता है, और अगर वहां दूसरी साइड में जहां पर ये ग्रुप में खड़े हैं वहां पर थोड़े से हल्के होते हैं। तो सीधी बात, इनके अंदर एक ही चीज को लेकर, आवाज को लेकर, खनिज पदार्थों को लेकर, जल को लेकर, यानी एक ही चीज को लेकर कंपटीशन है, ठीक है। और यहाँ पर इसको किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ता है। तो जब बात आती है वही एक ही प्रकार की जाति के अंदर कंपटीशन है तो हम कहते हैं अंतराजातीय, इंट्रा स्पेसिफिक। और अगर हम कहते हैं भाई दो अलग अलग प्रकार की जातियों के मध्य कंपटीशन होता है तो उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक या अंतरजातीय कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। एक वर्ण और होता है जिसका नाम है एलिलोपैथी।
एलिलोपैथी, ये बहुत सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो समझ लीजिए एलिलोपैथी क्या होती है। देखो एक पादप है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। ये पादप अपने नीचे किसी प्रकार की घास को नहीं पनपने देता है, चाहे आप देख लेना कहीं भी, ठीक है। जहां पर भी यूकेलिप्टस पाया जाता है उसके नीचे किसी प्रकार की घास, यहां तक कि क्रॉप भी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, इसका कारण है क्योंकि जब ये यूकेलिप्टस की पत्तियां गिरती है या इसकी तने से छाल गिरती है, कुछ भी गिरता है इस पौधे का, तो ये ऐसे पदार्थ वहां पर छोड़ते हैं जो दूसरे प्रकार के पादपों को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एलिलोपैथी। क्या कहते हैं इसको हम, एलिलोपैथी। यानी कि कुछ पदार्थों के द्वारा ऐसे, कुछ पादपों के द्वारा ऐसे पदार्थ साबित किए जाते हैं जो दूसरे पदार्थों को अंकुरित होने से रोकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिलोपैथी। ये आपको यूकेलिप्टस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा कल को और आज को मिलाकर 2 लेक्चर हो गए हैं बायोटिक इंटरेक्शंस पर। इससे बाहर बायोटिक इंटरेक्शन कुछ है नहीं है, ठीक है। अच्छे खासे नोट्स आप बना सकते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप पूरी तरह से लिख सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है। इससे संबंधित जनरल साइंस के क्वेश्चन भी मैंने आपको कुछ करवाए हैं। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।